हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम एक नई चीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हैं दोस्तों। आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या अच्छी चीज़ें नहीं हैं, किस तरह से बच्चों को इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, गार्जियंस पे किस तरह से इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, या पूरे एजुकेशन का जो एक पूरे देश का जो एक एटमॉस्फेयर है एजुकेशन का, वो किस तरह से बदलने वाला है। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के बाद जो हमने एजुकेशन की जो पॉलिसी बनाई थी वो सबसे पहले 1968 में 1968 में हम लोगों ने एजुकेशन की पॉलिसी बनाई थी। और वो चलते फिर जो सेकेंड टाइम था, दूसरी बार जो हमने एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई थी उसका नाम हमने दिया था NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या इसको हम लोग बोलेंगे एक तरह की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, जो सेकेंड टाइम बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था। और उसी को फिर आगे चल कर के 1992 में इसको रिव्यू किया गया था। लेकिन फिर अगर हम देखें तो 3 डिकेड्स के बाद, 3 दशकों के बाद, ऑलमोस्ट या अराउंड हम कह लें कि 34 साल के बाद फिर एक जो पॉलिसी लाई गई है, एजुकेशन की जो नई पॉलिसी है 2020, इसको हम लोग NEP 2020 कहेंगे। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो अच्छे भी हैं और अच्छे नहीं भी हैं। तो हम इसको देखेंगे, इसके प्रोज और कॉन्स को भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या चेंज हुआ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, हम लोग उसको एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए बदला क्या है। सबसे पहले तो हम लोग अब तक जो मैंने, आपने, जो और लोगों ने जो अब तक अपने एजुकेशन को पूरा किया है, उसने 10+2+3 का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार पूरा किया है हम लोगों ने। 10+2 अब फिर 3+3, 10+2 10, तो 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो 10th बोर्ड है 1 है ना। 10+2 का मीन्स था कि 11th क्लास और 12th क्लास के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो 10+2 क्या था, 11th और 12th को भी इसमें, 1 से 12th क्लास को इसमें शामिल किया गया था। और +3 की बात करें तो हायर एजुकेशन में जा कर के जो कोई भी ग्रेजुएशन करता था तो उसका 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी होता था, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग हायर एजुकेशन की जब बात करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं 10+2 सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि 10+2 मीन्स 10 और 2 12 साल। तो 12 साल हम लोग एजुकेशन से जो हम लोग पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन वो जो सिस्टम है दोस्तों अब चेंज कर दिया गया है। अब कम्प्लीटली पूरी तरह से वो चेंज हो गया है। अब हम लोग इस तरह से पढ़े थे, अब आने वाले बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर पढ़ेंगे कैसे? एक बात हम आपको और यहाँ बताते चलें, बताना ज़रूरी है कि आप शहरों में देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखेंगे या अच्छे शहरों में देखेंगे। हमारे गांव में तो इस तरह का तब तक बच्चे नहीं करते थे। लेकिन LKG, UKG, उसके बाद आता था नर्सरी। ये 3 साल, 3 से 6, 3, 4, 5, ये 3 साल बड़े बड़े शहरों में या और जगहों पर इस तरह का मैनेजमेंट या इंतज़ाम था, जहाँ लोग प्री स्कूलिंग, हम लोग इसको बोलते थे प्री स्कूलिंग, या इसको हम सिंपली कहें प्ले वे स्कूलिंग, ऐसा होता था। फिर बच्चों का एडमिशन जो है 6 साल की उम्र में एक क्लास में होता था, फिर वो आगे 10th क्लास +2 इस तरह से पूरा कर लेते थे। अब जो ये सरकार है इस पूरे सिस्टम को चेंज करके एक नया करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है वो बनाने जा रही है। वो फ्रेमवर्क क्या है कि अब जो सिस्टम है, अब वो जो 10+2+3 या 10+2 जो 12 साल का था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसको 5+3+3+4 का जो पैटर्न है वो लागू किया जाएगा। अब 5+3+3+4 अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे है 5 3 8 3 11 4 15 साल, 15 ईयर्स। तो आप एक नेचुरली सवाल करेंगे, क्या सर हमको 15 साल स्कूल में पढ़ना पड़ेगा? जैसा कि अब पहले हम लोग 12 साल ही पढ़ते थे 10+2 में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 15 साल पढ़ना पड़ेगा। हम इसको एनालिसिस करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो भी, चूँकि यहाँ बोर्ड नहीं है तो आपके स्क्रीन पे भी सब कुछ
जो भी है यहाँ आ जाएगा। तो 5 + 3 + 3 + 4 ये जो पैटर्न है, इसका पैटर्न भी वही अगर देखा जाए तो पुराने पैटर्न पर ही आधारित है। किस तरह से आधारित है हम आपको बता रहे हैं। 3 से 6 साल की एज में जो हमारा प्री स्कूलिंग होता था, पहले प्ले वे स्कूलिंग होता था, या लोअर केजी, अपर केजी, या फिर नर्सरी होता था, या हम इसको ऐसे कह लें कि लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन और नर्सरी क्लासेस, वो जो प्ले वे स्कूल में होता था वो अब मेन स्ट्रीम जो सिस्टम है इसमें इसको डाल दिया गया है, इसको लीगलाइज कर दिया गया है। इसका एनसीईआरटी के द्वारा एक फ्रेमवर्क गवर्नमेंट तैयार करेगी और ये लागू भी करने जा रही है। तो इसमें क्या है कि 3 से 6 साल तक का जो बच्चा है वो प्ले वे स्कूल में लीगलाइज कर दिया गया। आप उसको प्ले वे स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा इसमें। अगर वो गांव देहात में है तो आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ेगा, और वो इस दौर में, इस पढ़ने के दौर में उसको किताबों से कोई लेना देना नहीं होगा। उसके लैंग्वेज स्किल पर, लैंग्वेज को, खेलने को, प्ले वे को, खेल खेल में सीखने को महत्व दिया जाएगा। मीन्स 3 से 6, 3 साल, 4 साल, 5वां साल, ये तीनों आपका आंगनबाड़ी केंद्र में बिताया जाएगा बच्चे का। वहाँ उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से फिर आपको स्कूल में एक क्लास में एडमिशन होगा। एक क्लास में एडमिशन होगा, वो 6 साल की उम्र में ही होगा। तो हम बात कर रहे थे 5 + 3 + 3 + 4 सिस्टम के बारे में। तो 5 + 3 ये जो 5 साल आपको दिया जा रहा है, ये 5 + 3, 5, हम पहले 5 के बारे में स्क्रीन पे आपका होगा। 5 का मतलब हुआ 3 से 8 साल। 5 में कैसे? 3 से 6 साल तो आपका आपका हो गया आंगनबाड़ी में, या इसको हम लोग कह लीजिए लोअर केजी, अपर केजी या नर्सरी, और फिर 2 साल जो है क्लास 1 एंड क्लास 2। तो 3 साल का इधर, 3 साल इधर, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी, 1 क्लास, 2 क्लास, सबको मिला करके 5 बनाया गया। ये हुआ हमारा प्री प्राइमरी स्टेज। क्या हुआ? प्री प्राइमरी स्टेज। चलिए अब आई बात, ये 3 क्लास से लेकर के 3 साल से लेकर के 8 साल के बीच के बच्चों की बात है। अब हम बात करेंगे 8 से 11 साल के बच्चों की, मीन्स प्राइमरी स्टेज की। तो प्राइमरी स्टेज में हम लोग लेते हैं 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास को लेते हैं। क्लियर है? और फिर 5 + 3 हो गया। अब फिर 3, अब 3 जो आएगा वो हो जाएगा 6th, 7th और 8th, 3 में आ गया है ना क्लास। अब फिर जो 5 + 3 + 3 + 4 जो आएगा वो हो जाएगा 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। चूँकि 6th, 7th, 8th तो आपका इधर हो गया था, 3 में हो गया था। तो 5 + 3 + 3 + 4 का सिस्टम यही है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने के लायक है कि गवर्नमेंट जो है वो 0 से 3 साल के बच्चों के लिए भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने जा रही है, गाइडलाइंस बनाने जा रही है, जो माता पिता के लिए या गार्जियंस के लिए वो गाइडलाइन होगा कि किस तरह से बच्चों को घर में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से बिहेव किया जाना चाहिए, उसको क्या क्या सिखाया जाना चाहिए। फिर 0 to 3 ईयर्स ख़त्म होने के बाद 3 to 6 ईयर्स में उसको आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर उसको प्ले वे स्टेज में डाला जाएगा, और उसी में 1 और 2 क्लास शामिल होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे प्री प्राइमरी। क्लियर है? प्री प्राइमरी में LKG, UKG, नर्सरी 1 क्लास और 2 क्लास भी शामिल हो जाता है। और अगर हम बात करें प्राइमरी स्टेज की, तो प्राइमरी स्टेज में 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास हो गया। और फिर जो दूसरा वाला 3 है, 5, 3 और 3 जो है उसमें आ जाएगा 6th, 7th, 8th क्लास। और वो 8 से 11 और 11 से 14 साल के बच्चों के लिए हो गया, और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए 9th, 10th, 11th एंड 12th हो गया। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम।
जो गवर्नमेंट है वो करिकुलम को घटा भी रही है, उसको घटा भी देगा। लेकिन इसमें हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आप 10+2 था, अभी जो एग्जिस्ट कर रहा था, जो अभी ख़त्म होने वाला है, 12 साल वहाँ भी लग रहा था, 12 साल यहाँ भी लग रहा है। एक बार आप हम इसको समराइज़ कर देते हैं। देखिए 5+3+3+4 ये जो 5 है ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। ये प्री स्कूलिंग हम लोग इसको कह सकते हैं। और ये जो 5 के बाद जो 3 है वो प्री प्राइमरी है, वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। और 11 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अगला 3 है वो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज या प्रिपरेटरी स्टेज। या एंड फाइनली 14 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है वो सेकेंडरी स्टेज है, जो 9, 10th, 11th एंड 12th है। क्लियर है? चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको आपको बताना है वो क्या है कि अब जो है बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है, वो जो 10th और 12th के एग्ज़ाम के बारे में लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान आप ना हो, 10th और 12th बिल्कुल जैसे को तैसा है, एज़ इट इज़ है। और रही बात, अब जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा वो 3 क्लास, 5 क्लास और 8 क्लास का भी एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। और इसमें इस एजुकेशन जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में 2020 का जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें रॉट लर्निंग मतलब रट्टा मारने को बिल्कुल भी है ना इनक्रेज किया नहीं जाएगा। इसको बिल्कुल बंद किया जाएगा रट्टा मारने को। इसकी जगह पर हायर है ना ऑर्डर स्किल्स, जैसे हम लोग कहेंगे एनालिसिस, किसी चीज़ का विश्लेषण करने की शक्ति होनी चाहिए बच्चे में, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। किसी चीज़ को क्रिटिकली तनकीदी तौर पर आलोचनात्मक रूप में उसको सोचने की शक्ति होनी चाहिए, और उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ उसने सीखा, क्या वो सही सीखा, क्या सीखा, उसका समाज में क्या, किस तरह से उसको यूज़ करना है। इस तरह की हायर ऑर्डर स्किल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। रोट लर्निंग पर, क्रैमिंग पर, रट्टा मारने पर जोर दिया नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डेट्स को, जो हम लोग हिस्ट्री में डेट से याद रखते हैं कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी वगैरह वगैरह, इसको छोड़ करके, और जो हम लोग टेबल याद करते हैं 2 × 2 2 2 4, इस तरह से 2 × 1 2 2 2 4, इसको छोड़ करके और रोट लर्निंग कहीं भी इस्तेमाल किया नहीं जाएगा। और एक बात और है इस एजुकेशन पॉलिसी की कि इसमें लिटरेसी, लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाएगा, लैंग्वेज स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा, और न्यूमेरेसी और जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उस पर भी बच्चों का ध्यान दिया जाएगा। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि 5 क्लास तक या 5 क्लास से ज़्यादा, 8 क्लास या उससे भी ज़्यादा अगर बच्चों को दिया जाए, अगर उसको कोई माध्यम दिया जाए, या उसका मदर टंग ही दिया जाए, या कोई और लैंग्वेज, उसको रीजनल लैंग्वेज जो होगा, जो उसका लोकल लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा, उसमें उसको एजुकेशन दिए जाने की है ना को लेकर के प्रपोज़ल दिया गया है कि वो लोकल जो लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें वो बच्चा सीखे तो ज़्यादा सीख पाएगा। वैसे 3 लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश को थोपा या इम्पोज़ किया अब नहीं जाएगा, मात्र वो एक सब्जेक्ट भर रह जाएगा। कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो ना ले, उसकी अब महत्ता नहीं रह गई है ना। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो एक क्रेज़ है, एक जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो, तो ग्लोबल लैंग्वेज को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्ता है, इसको देख करके हम इसको नकार नहीं सकते। तो वो डिपेंड करेगा बच्चे पर कि बच्चा उसको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। लेना चाहता है तो अच्छा है, नहीं लेना चाहता है तो भी कोई बात नहीं है, कंपल्सरी ये नहीं रहेगा। ओके, अब रही बात, एक और अच्छी चीज़ है कि 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए अब जो है एक नई चीज़, 6 क्लास से एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग के साथ साथ वोकेशनल कोर्स को भी डाला गया है। वोकेशनल कोर्स एक ऐसा कोर्स है दोस्तों, इसमें बच्चा कुछ है ना करने को सीखता है। जैसे बागबानी हुआ,
गार्डनिंग हुआ, कारपेंट्री हुआ या इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ, कोई ऐसा काम जो उसको ज़िंदगी में आगे चल कर के कोई रोज़गार भी दे सके, या खेती बाड़ी का जो छोटा मोटा काम होता है, या पोल्ट्री का काम जो कुम्हार लोग करते हैं, अपने हाथ से बना करके कुछ बेच सकते हैं मार्केट में। इस तरह का भी है ना एजुकेशन जो है, कोर्स जो है 6 क्लास से चालू कर दिया जाएगा। कोडिंग की सुविधा होगी। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को पहले से आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जोर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए बच्चों को अगर इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट होगा तो वो उसको रिपेयर कर पाएगा, ठीक कर पाएगा, बोर्ड्स बना पाएगा, उसके जो सर्किट्स को बना पाएगा, तो उससे भी वो कमाई करेगा आगे चलकर। तो इसको भी अपना वो एक तरह का करियर भी चुन सकता है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो एक तरह का करियर भी उसको चुन सकता है। तो यही कहा जाता है कि 6 क्लास में कोडिंग के साथ साथ वो जो है, कोडिंग का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर में जो कुछ नई नई चीज़ें है ना बनाई जाती हैं, तो इस तरह का कंप्यूटर का नॉलेज भी दिया जाएगा बच्चों को। और साथ में वोकेशनल कोर्स जो मैंने आपको अभी जो बताया, उसकी भी जानकारी बिल्कुल लीगलाइज कर दिया जाएगा, है ना, 6 क्लास से ही। तो ये अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और है कि 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए साल में 10 दिन ऐसा होगा जो बैगलेस होगा। बैगलेस का मतलब है कि बच्चे उस दिन बैग लेकर नहीं जाएंगे, वो सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज करेंगे, वो सीखेंगे। जैसे पोट्री हुआ, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हुआ, बागबानी या गार्डनिंग हुआ, या कारपेंट्री हुआ, मेज़ कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, कोई चीज़ कैसे बनता है, इस पर उसको प्रैक्टिकल क्लासेस दी जाएगी। अब रही बात 11th और 12th है ना क्लास की। अब तक क्या होता था दोस्तों कि हम लोग 1 से 10 क्लास तक तो मिक्स सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब पढ़ते थे हम लोग। लेकिन अब जो है, अब कोई सब्जेक्ट का बंधन नहीं रहेगा। 12th क्लास में जाकर हम लोग 1 से लेकर 10 तक तो इस तरह पढ़ते थे, लेकिन 11th और 12th में जाकर के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग चूज़ करते थे। स्पेशलिटी को हम लोग प्रीफर करते थे, स्ट्रीम चुनते थे, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, इस तरह के स्ट्रीम्स चुनते थे। लेकिन वो जो स्ट्रीम्स हैं अब नहीं रहेंगी, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस नए एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये हुआ यूँ है, बच्चों को पूर्णतः आज़ादी रहेगी। फिर उसको वो फ्रीली चुन पाएगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहता है। अगर वो फिज़िक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, तो उसके साथ अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। कोई बायोलॉजी लिया है तो उसके साथ वो मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। जो चाहे वो अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। मतलब कोई स्ट्रीम इस तरह से नहीं रहेगा, कोई थोपा थापी नहीं रहेगा कि फिज़िक्स के साथ केमिस्ट्री मैथ्स लेना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिज़िक्स के साथ आप ज्योग्राफी ले लीजिए, आप मैथमेटिक्स के साथ आप बायोलॉजी ले लीजिए, आपको जो आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, जो लेना है आपको उस तरह से आप ले लीजिए। तो यही 11th 12th में ऐसा किया गया है। और 11th 12th में एक चीज़ और किया गया है, फॉरेन लैंग्वेज का प्रावधान। फॉरेन लैंग्वेज को भी ऑप्शन में रखा जाएगा, जिसको लेना है लें, जिसको नहीं लेना है ना लें। तो यही है कुछ हाइलाइट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। और ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी पूरे देश में एक ही तरह का जो ये जो पॉलिसी है समरूपता से एक तरीके से लगाया जाएगा, मतलब समानता के साथ लगाया जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर का गठन किया जाएगा, जिसका नाम परख रखा गया है, जो कि आपको स्क्रीन में आ जाएगा। परख, पी से है ना, इसको हम लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस, है ना, PARAKH, परख। तो इसका नाम होगा परख, जो पूरे देश में सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यही थी दोस्तों नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ हाइलाइट्स। आपको कैसा लगा, आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या नहीं, किस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। वैसे देखा जाए तो अभी अचानक हमको समझ में नहीं आएगा, ये लागू होने के 2-4 साल बाद ही हमको पता चलेगा कि ये कितना सफल हो रहा है और कितना विफल हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी